यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि में। कल एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई, उस कोर्ट के अंदर की न्यूज़ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक सू मोटो कंटेम्प्ट पिटीशन ली और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, सब देशवासियों को जानकर खुशी होगी कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन बड़े भारी अर्बन नक्सल एडवोकेट, अर्बन नक्सल अगर ना कहें तो बड़े भारी एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, और उस एक्टिविज्म में उनको एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उनके अपने चैम्बर में कुछ लोगों ने जाकर थप्पड़ भी मार दिए थे, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आ गया था जम्मू कश्मीर को लेके कि वहाँ पर वोटिंग करवा दी जानी चाहिए, वहाँ पर प्लेबिसाइट करवाया जाना चाहिए, प्लेबिसाइट के बाद वहाँ डिसाइड होना चाहिए। ये सारे उनके बहुत सारे स्टेटमेंट आ गए थे। वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे देश में, बड़े राष्ट्रवादी बनने का प्रयास कर रहे थे माननीय केजरीवाल जी के साथ। उनको उनके चैम्बर में जाकर कुछ लोगों ने इस स्टेटमेंट के लिए कि इससे देश में जो अपोजिशन है, इससे देश में जो विरोधी पार्टियां हैं, इसमें देश में जो अलगाववादी हैं उनको सपोर्ट मिलता है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अलगाववादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि सुधरने वाले तो वो थे नहीं, इसलिए वो अपना काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगातार कुछ ना कुछ PIL डालकर, पिटीशनें डालकर, ये सब इस प्रकार की शक्तियों को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो उनको बहुत सारी कमियां दिखती हैं, उन कमियों को ले जाकर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगातार परेशान कर रहे थे। केजरीवाल जी के साथ थे। हालांकि बाद में केजरीवाल जी को भी समझ में आ गया होगा और उन्होंने भी उनको बाहर निकाल दिया पार्टी से, और पार्टी से बाहर निकलने के बाद उनको बड़ा कष्ट हुआ कुछ दिन तो, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपनी चाल चल दी है। पब्लिसिटी फोबिया है उनको, इसलिए पब्लिसिटी में रहना उनका स्वभाव है। ऐसे महान क्रांतिकारी वकील सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण, उनके खिलाफ कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन सू मोटो फाइल कर लिया। उसको केस नंबर, डायरी नंबर सब मिल गया है। कल शाम के 3:45 बजे रजिस्ट्री के या जो डायरी नंबर है वो मिडनेट पर आ गया था। सेम बेंच के सामने एक और कंटेम्प्ट पिटीशन उनके सामने है जो 2009 में इन्हीं ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हुए जो पिटीशन जो इनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन आई थी, सेम बेंच अभी उसको सुन रही है। उस समय ऑनरेबल जस्टिस कपाड़िया हुआ करते थे, और ऑनरेबल जस्टिस कपाड़िया के विरुद्ध, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके विरुद्ध इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। आपको याद होगा कि तरुण तेजपाल एक क्रांतिकारी पत्रकार हुआ करते थे जो तहलका.com चलाते थे, और बड़ी सारी अच्छी और ख़राब झूठी सूटी न्यूज़ें देकर चलते थे। बाद में उनको जेल हो गई है कि वो देश को गुमराह करना, पॉलिटिशियंस को बदनाम करना, और देश में गलत तरीके से स्टिंग ऑपरेशन चलाना, स्टिंग में गड़बड़ी करना, और देश में बहुत कुछ उनके खिलाफ उस समय हुआ, और बाद में उनको जेल हो गई। उनको उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस HS कपाड़िया के विरुद्ध, उस समय चीफ जस्टिस के विरुद्ध एक इंटरव्यू इनका लिया गया। वकालत उस समय इनकी उस स्टेज पर नहीं थी जैसी आज वकालत चलती है, तो इंटरव्यू देकर थोड़ा लाइमलाइट में आना उस समय चाह रहे थे। हालांकि बेटे एक रिच बाप के बेटे हैं शांति भूषण जी के, और शांति भूषण जी खुद क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनके बेटे होने के नाते ये थोड़ा बहुत फेम तो पाए थे, लेकिन थोड़ा मार्केट में ज़्यादा आ जाएं, इसके लिए ये सब इन्होंने कर्म करने शुरू करे। अभी मैंने जैसे कहा कि जब ये आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, पहले अन्ना हजारे के साथ जुड़े, फिर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने बड़े देश में क्रांतिकारी स्टेटमेंट दिए, और बहुत सारे घोटाले जो आज तक कभी सिद्ध नहीं हुए, उन घोटालों में इन्होंने खुलासा करने के लिए काम शुरू किया ताकि पॉलिटिकल पार्टी से इसमें बदनाम हो जाए। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि किस प्रकार की मानसिकता हमारे देश में लोगों की रहती है। सवाल ये है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने, जो अर्बन नक्सल जिनको कहा जाता है, जो ये बुक राइटिंग करते हैं, जो आर्टिकल राइटिंग करते हैं, जो मैगजीनों में छापते हैं, जो पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, जो विकिपीडिया को रोज़ अमेंड करते हैं, जो NCERT की बुकें लिखते हैं,
दूसरी रेफरेंस बुकें लिखते हैं और खूब सारा अखबार, न्यूज़ चैनल, जो जहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर खूब सारे इंटेलेक्चुअल अपना जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको दिखाते हैं और साथ में स्टेटमेंट उनको देश को सिखाते हैं कि यू आर एन जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट निष्पक्ष होना चाहिए। मेरे पास भी जब मैं स्टेटमेंट देता हूँ तो चैनल पर बहुत लोग लिखते हैं कि आप वकील हैं, वकील का काम ऐसा नहीं है, वकील को निष्पक्ष होना चाहिए, वकील को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वकील के पेशे में ये बात नहीं आती है। प्रशांत भूषण के लिए तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये वकील हैं और इनके पेशे में ये बातें नहीं आती हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स ने प्रशांत भूषण जैसे वकीलों पर आज तक कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया। जब भी प्रशांत भूषण कटघरे में खड़े हुए तो इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया कि भाई अगर किसी ने कहा तो क्या किया। मैं अगर कहता हूं तो राष्ट्र के फेवर में कहना जो हो सकता है सरकार के फेवर में चले जाए। अगर कोई पार्टी, कोई राष्ट्र सरकार के फेवर में कुछ स्टेटमेंट देता है तो वो कोई उसका सपोर्ट करता है तो वो बीजेपी वाला उसका काउंट कर देंगे या उसको किसी और पार्टी के साथ काउंट कर देंगे या एंटी बीजेपी काउंट कर देंगे या एंटी कांग्रेस काउंट कर देंगे। ये एक चलन भारत में चल गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हमारे देश के अंदर एक बड़ी भारी समस्या ये है कि क्या हमारे देश में प्रत्येक बात में, चाहे वो कुछ भी हो, हमारे देश में प्रत्येक बात में राष्ट्र नहीं आ सकता क्या? हम इसी देश में रहते हैं। ये देश तब है, और क्यों ऐसा देश है? ये देश तब है जब देश है तो हम हैं, और हम रक्षा करेंगे तो देश है। तो इंडिपेंडेंसी काहे का पत्रकार? मुझे बता दीजिए कि अंग्रेजों के टाइम पर पत्रकारिता कहां थी? चाइना में कम्युनिस्टों के टाइम पर पत्रकारिता कहां है? और एडवोकेसी कहां थी? एडवोकेसी कहां है? कैसा इंडिपेंडेंट एडवोकेट? जब राष्ट्र नहीं होगा तो एडवोकेट कैसा होगा? राष्ट्र नहीं होगा तो मुझे बता दीजिए पत्रकार कहां होगा? राष्ट्र नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट किस राष्ट्र का होगा? राष्ट्र नहीं होगा तो जितनी ऑटोनॉमस बॉडियां चलती हैं जो रोज कुछ ना कुछ लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं और कहते हैं इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। मुझे बता दीजिए कि अगर राष्ट्र नहीं होगा तो आप कहां प्रैक्टिस करने वाले होंगे? कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे? कौन से अखबारों में लिखेंगे? कौन से राष्ट्र के जर्नलिस्ट होंगे? आप इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? आप जरा पाकिस्तान में, जरा चीन में जाकर भी रिपोर्टिंग एक बार कर देख लीजिए। चीन में जाकर जुडिशियल सिस्टम भी एक बार देख लेना चाहिए। खाड़ी के देशों में एक बार पत्रकारिता करके देख लेनी चाहिए। खाड़ी के देशों में एक बार प्रैक्टिस करके देख लेनी चाहिए। तो आटे दाल का भाव पता लगेगा। इस तरह के जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं, मेरा विचार सिर्फ एक है कि मैंने जो वकालत सीखी है या जो मैंने अपना प्रोफेशन चुना है वो सिर्फ परिवार के भरण पोषण के लिए सीखा है। परिवार का भरण पोषण करने के लिए सीखा है। हमने राष्ट्रद्रोही होने के लिए नहीं सीखा है। राष्ट्र में संकट खड़ा हो और हम न बोलें, इसके लिए कोई प्रोफेशन नहीं होता। राष्ट्र संकट में है, राष्ट्र की जो समस्याएं हैं वो मेरी अपनी समस्या हैं क्योंकि वो मेरा राष्ट्र है। क्या ये प्रशांत भूषण जैसे वकील ये बताएंगे कि इनके घर की प्रॉपर्टी कोई जमीन कब्जा कर रहा हो और ये स्टेटमेंट नहीं देंगे? इनके घर के परिवार के ऊपर कोई लांछन खड़े कर रहा हो और ये कहेंगे हम तो वकील हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम स्टेटमेंट नहीं देंगे? क्या ये पत्रकार जिनके घर में कोई कांड हो गया हो, ये पत्रकारिता के नाम पर पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी ऐसा करेंगे? ये बताएंगे देश को कि भाई हम तो पत्रकार हैं, मेरा पिता के साथ कुछ गलत हो गया, उससे मैं क्या करूं, और मेरे परिवार के साथ गलत हो गया, मैंने तो अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग देनी है, केवल ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिल्डिंग केवल देखूंगा, घाट पर जाकर अंतिम संस्कार क्यों करूंगा? या राष्ट्र से हमको क्या लेना देना, या देश से हमको क्या लेना देना? मुझे लगता है ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग बड़े संकुचित मानसिकता के होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ देशों में पॉलिटिशियन होने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और पॉलिटिशियन होने के रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं?
कुछ देशों में पॉलिटिशियन होने के रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि उन देशों में अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, आप 8वीं क्लास के टीचर हैं, आप 10वीं क्लास के टीचर हैं, आप 12वीं क्लास के टीचर हैं, तो आप पॉलिटिशियन होने के योग्य नहीं हैं। उनका अपना क्राइटेरिया है कि कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर सोच सकता है। तो जो जिस लेवल पर सोच सकता है, जैसे यूएस में अगर हम जाएंगे तो यूएस में ज्यादातर वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स जो रहते हैं, जो अपने अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं, उनको कैंडिडेट बना लेते हैं ताकि उनके साथ एक क्वालिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाए या सेनेट में जाए। और वो क्वालिटी जब इस प्रकार का एक एलिजिबल व्यक्ति जो इस नजरिए से सोच सकता है, जो राष्ट्र के लिए सोच सकता है, जो देश के लिए सोच सकता है, जिसको वो समझ है, जिसका समझ का एक दायरा है, वो ही केवल पॉलिटिक्स कर सकता है। सबके लिए पॉलिटिशियंस के द्वार, पार्टियों के द्वार नहीं खुले हुए हैं। तो क्या हमारे देश में इस तरह के कृत्य हम नहीं कर सकते? इस तरह से हम नहीं कह सकते कि एक एलिजिबल व्यक्ति ही केवल बोले, एलिजिबल व्यक्ति के विषय में ही हम सोचें जो उस विषय पर बोलने के लिए ऑथेंटिकेटेड हो। जो व्यक्ति किसी विषय पर बोलने के लिए ऑथेंटिकेटेड नहीं है, राष्ट्र के पक्ष में नहीं बोल सकता, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गया है, वो राष्ट्र का सदस्य नहीं है, देश का सदस्य नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज आनी है कि देश में जो रूल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे गिराया जाए। राष्ट्र कैसा रहता है मैं आपको बताऊं कि रूजवेल्ट, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे। यूएसए में 8 वर्ष से ज्यादा, यानी कि 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, लेकिन मिस्टर रूजवेल्ट 12 साल 39 दिन रहे। वहां उस समय समझ में आया कि इस समय प्रेसिडेंट की पोस्ट बदलना ठीक नहीं है। और 45 में जब उनके 12 साल पूरे हो गए, 45 में जब यूएनओ बन गया, युद्ध खत्म हो गया, तब इलेक्शन हुआ। हमारे यहां होता तो क्या होता? चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे मर्जी हो राष्ट्र वहां जाए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल फुल टास चलनी चाहिए। मेरे देश में हमको सोचना पड़ेगा क्या प्रत्येक व्यक्ति पहले राष्ट्रवादी है, पहले राष्ट्र के पक्ष में खड़ा है, बाद में इंटरनल समस्याएं जितनी भी रहती हैं वो हैं, या पहले इंटरनल जो आपकी अपोजिशन है, आपका जो विरोध है, आपका जो काम है, वो पहले अंदर लड़ लीजिए, फिर राष्ट्र को देखेंगे। वो जैसे कांग्रेस करती रहे, राष्ट्र चाहे मर्जी हो वहां जाए। और कहां हम चुशूल की ट्रीटी जो हमारी थी 120 वर्ष जिसका पालन हुआ, चुशूल की ट्रीटी में मानसरोवर बॉर्डर से आज हम चले आए हैं पेंगोंग पर। हमने 47 में ध्यान नहीं दिया, नतीजा 62 में और जमीन हमारी चली गई। क्या हम वैसा सोचें? क्या हम ये सोचने वाले हैं जैसा पंडित नेहरू कहते थे कि वहां घास का दाना नहीं उगता, क्यों परेशान हो उस जमीन के लिए, चीन ले जा रहा है तो वो पाले, वो उसकी सुरक्षा करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, हम क्यों उसमें दिमाग लगाएं? क्या वैसा विचार रखने वाले हमारे देश के लोग होंगे और बंटाढार करते करते आज इस सिचुएशन पर आ गए? मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 की जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी, उस 2009 की कंटेम्प्ट पिटीशन का अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ। इसके कारण वो कोर्ट के खिलाफ भी कभी भी कुछ भी बोलने के लिए, जिस कोर्ट से वो रोटी दाल खाते हैं, जिस कोर्ट में वो रिलीफ मांगने जाते हैं, जो कोर्ट वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस कोर्ट के खिलाफ भी बोलने से नहीं चूकते अगर जजमेंट उनके अगेंस्ट चला जाता है तो। ऐसे लोगों का मेरे देश में क्या होना चाहिए, ये आप सब तय करेंगे। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो भी क्लासेस का लाभ ले सकता है।